हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम बीकॉम फिफ्थ सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट है प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स उसका चैप्टर 5 करेंगे। ठीक है, चैप्टर 5 का नाम है मांग की लोच। ठीक है, मांग की लोच क्या होती है? मांग की लोच से वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले किसी भी कारक में प्रतिशत परिवर्तन के फलस्वरूप वस्तु की मांग में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन से होता है। ठीक है, मांग की लोच कैसे निकलता है? मांग में प्रतिशत परिवर्तन को हम भाग देंगे मांग को प्रभावित करने वाले कारकों में प्रतिशत परिवर्तन से, तो मांग की लोच आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद है मांग की लोच के प्रकार। मांग की लोच के 3 प्रकार होते हैं, पहला, दूसरा और ये तीसरा। पहला क्या होता है? मांग की कीमत लोच। दूसरा है मांग की तिरछी लोच और तीसरा है मांग की आय लोच। ठीक है, मांग की कीमत लोच क्या होता है? मांग की कीमत लोच से अभिप्राय दी गई वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के कारण वस्तु की मांग में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन से होता है। और मांग की तिरछी लोच क्या होता है? मांग की तिरछी लोच से अभिप्राय एक संबंधित वस्तु, स्थानापन्न वस्तु या पूरक वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के कारण वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन से होता है। ठीक है, उसके बाद मांग की आय लोच। मांग की आय लोच क्या होता है? मांग की आय लोच से अभिप्राय उपभोक्ता की आय में प्रतिशत परिवर्तन के कारण एक वस्तु की मांग में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन से होता है। ठीक है, तो ये होता है मांग की आय लोच। उसके बाद है मांग की कीमत लोच को मापने की विधियाँ। मांग की कीमत लोच को मापने की विधियाँ 2 विधि होती है। पहला होता है प्रतिशत विधि, दूसरा होता है ज्यामिति विधि। प्रतिशत विधि द्वारा ईडी कैसे निकलेगा? ठीक है, और ज्यामिति द्वारा ईडी कैसे निकलेगा वो हम आगे देखेंगे। ईडी मतलब क्या होता है? मांग की लोच। ठीक है, प्रतिशत विधि द्वारा मांग की लोच को निकाला जाता है। मांगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन को कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से भाग दिया जाता है तो मांग की लोच आता है। ठीक है, मांगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन कैसे निकलेगा? ये देखिए, मांगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन, मांग में परिवर्तन को भाग देंगे आरंभिक मांग से और गुना करेंगे 100 से, तो मांगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन आ जाएगा। ठीक है, यानी मांगी गई मात्रा में परिवर्तन। और मांगी गई मात्रा मांग में जो परिवर्तन है चेंज ऑफ क्यू, वो कैसे निकलेगा? Q1 में से हम माइनस करेंगे Q को, तो चेंज ऑफ Q आ जाएगा। चेंज ऑफ Q, ठीक है। अभी Q1 क्या है? नई मांग और ये आरंभिक मांग। नई मांग से आरंभिक मांग को घटा देंगे तो मात्रा में परिवर्तन आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद है कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, कीमत में परिवर्तन को भाग देंगे आरंभिक कीमत से और गुना करेंगे 100 से, तो क्या आएगा? कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। ठीक है, और कीमत में जो परिवर्तन है वो कैसे निकलेगा? P1 में से P माइनस कर देंगे। ठीक है, P1 क्या है? नई कीमत, और P1 क्या है? नई कीमत, और P क्या है? आरंभिक कीमत। ठीक है, इसके बाद है ये देखिए ईडी निकालने का जो मैंने आपको बताया था कैसे निकलेगा। चेंज ऑफ Q डिवाइड बाई Q मल्टीप्लाई 100। उसके बाद चेंज ऑफ P डिवाइड बाई P मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ये। इसको हम कैसे लिखेंगे? देखिए, चेंज ऑफ Q डिवाइड बाई Q मल्टीप्लाई चेंज ऑफ P डिवाइड बाई P। ठीक है, इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, अब चेंज ऑफ Q डिवाइड बाई चेंज ऑफ P मल्टीप्लाई P बाय Q। ठीक है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पे चेंज ऑफ P नीचे आएगा सॉरी, और यहाँ पे ठीक है, तो इस तरीके से हम लिखेंगे इसको ईडी को। ईडी का निकालने का फॉर्मूला ये है, चेंज ऑफ Q डिवाइड बाय चेंज ऑफ P मल्टीप्लाई
P/Q, ठीक है। उसके बाद इसके एग्जांपल को देख लेते हैं। एग्जांपल में हमें निकालना मांग की लोच को निकालना है और कीमत 10 से 8 रुपये हो जाता है और मांग 4 से 5 इकाई हो जाती है, ठीक है। तो इसमें कीमत यानी P क्या है 10 और P1 क्या है 8 और इसमें Q क्या है 4 और Q1 क्या हो जाएगा 5, ठीक है। उसके बाद हमें क्या निकाला है, मांग की लोच निकाला है। मांग की लोच कैसे निकलेगा, ED मांगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन को भाग देंगे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, तो निकल जाएगा। तो मांगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन कैसे निकलेगा, चेंज ऑफ Q डिवाइड बाई Q मल्टीप्लाई 100, ठीक है। मांग में परिवर्तन को भाग देंगे आरंभिक मांग से और गुना करेंगे 100 से, तो ये निकल जाएगा। ये देखिए 25% निकल गया है। उसके बाद कीमत में प्रतिशत परिवर्तन कैसे निकालेंगे, कीमत में परिवर्तन को भाग देंगे आरंभिक कीमत से और गुना करेंगे 100 से, तो आ जाएगा कीमत में प्रतिशत परिवर्तन जो कि घटा 20%, ठीक है। अब जो ये 25% है वो यहाँ पे रखेंगे ऊपर। ये क्या निकला है, मांगी गई मात्रा प्रतिशत परिवर्तन और नीचे क्या लिखा है घटा 20%। ये क्या निकला है, कीमत और प्रतिशत परिवर्तन। अब इसको हम प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, ठीक है। 25 बटे घटा 20 को हम भाग करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1.25, ठीक है। घटा में आएगा तो ये हमारा ED आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है ज्यामिति विधि। ज्यामिति विधि का सुझाव प्रो मार्शल द्वारा दिया गया था। इसका प्रयोग मांग वक्र के किसी बिंदु पर लोच को मापने के लिए किया जाता है। जब कीमत और मांग में परिवर्तन होता है तब ज्यामिति विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि को क्या और भी नाम है, ग्राफ विधि, बिंदु विधि, चाप विधि भी कहते हैं, ठीक है। और मांग की लोच कैसे निकलेगा, मांग वक्र का निचला हिस्सा को भाग कर देंगे मांग वक्र के ऊपरी हिस्से को, तो मांग की लोच निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद है मांग की कीमत लोच और कुल व्यय में संबंध। देखिए तो पहला है लोच इकाई से अधिक होता है यानी ED 1 से अधिक होगा। जब ED 1 से अधिक होगा तो मांग क्या होगा, लोचदार होगा। मांग क्या होगा, लोचदार होगा। तब एक वस्तु की कीमत में कमी कुल व्यय में वृद्धि कर देती है। जब एक वस्तु की कीमत में कमी कुल व्यय में क्या कर देगी, वृद्धि कर देगी। कीमत कम हुआ तो कुल व्यय क्या हो गया, बढ़ गया। 500 से 560 हो गया और कीमत 5 से 4 हो गया, ठीक है। कीमत कम हुआ और कुल व्यय बढ़ गया, ठीक है। और जब कीमत बढ़ती है तो कुल व्यय में कमी होती है। इसका अर्थ है कि अधिक लोचदार मांग की स्थिति में कीमत और कुल व्यय में विपरीत संबंध होता है, ठीक है। उसके बाद है लोच इकाई से कम होता है यानी ED <1, ED 1 से कम होता है। तब क्या होगा, मांग जो है बेलोचदार होती है, मांग बेलोचदार होती है, ठीक है। तब एक वस्तु की कीमत में कमी कुल व्यय में कमी कर देगी, कीमत में कमी कुल व्यय में कमी कर देगी। और जब कीमत बढ़ती है तो कुल व्यय में भी बढ़ता है, ठीक है। मतलब क्या हुआ, जैसे देखिए इसमें कीमत कम हुआ तो कुल व्यय में भी कमी हो गई। कीमत 5 से 4 हुआ, कुल व्यय कितना हो गया, 500 से 480 हो गया, ठीक है, कम हो गया। और ठीक इससे उल्टा, जब कीमत बढ़ेगा तो कुल व्यय भी बढ़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके और इसके बीच क्या संबंध हुआ, डायरेक्ट प्रत्यक्ष संबंध हुआ, ठीक है। इसका अर्थ है कि कम लोचदार मांग की स्थिति में कीमत और कुल व्यय एक दिशा में परिवर्तन होते हैं, यानी इसमें प्रत्यक्ष संबंध होता है। यदि अगर ये कम होगा कीमत तो कुल व्यय भी कम होगा और कीमत बढ़ेगा तो कुल व्यय भी बढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद है लोच इकाई के बराबर होता है। जब लोच इकाई के बराबर होता है मतलब ED 1 के बराबर होता है तब क्या होगा, मांग क्या होगा, इकाई लोचदार होगा, ठीक है। तब एक वस्तु की कीमत में कमी या वृद्धि कुल व्यय में परिवर्तन नहीं लाती। इसका अर्थ है कि कुल व्यय में इकाई लोचदार मांग की स्थिति में अपरिवर्तित रहता है, ठीक है। देखिए इसमें कीमत में वृद्धि या कमी मांग को कुल व्यय पर कोई प्रभाव नहीं डालता है, ठीक है। ये बढ़े या घटे कुल व्यय उतना ही रहेगा, तो इसे हम बोलेंगे इकाई लोचदार मांग, ठीक है। चलिए उसके बाद है मांग की लोच की श्रेणियाँ। पहली श्रेणी क्या है कि पूर्णतः लोचदार मांग।
पूर्णतः लोचदार मांग कब होगा? जब एक विशेष कीमत पर अनंत मांग होगी, ठीक है। एक विशेष कीमत पर अनंत मांग होगी और कीमत में हल्की सी वृद्धि मांग को शून्य कर देती है, तब ऐसी वस्तु की मांग क्या होगी? पूर्णतः लोचदार मांग होगी। देखिए, एक विशेष कीमत पर मांग जो है अनंत होती है, ठीक है। तो इस स्थिति में क्या होगा? अगर कीमत में हल्की सी वृद्धि होगी तो मांग जो है शून्य हो जाएगा। देखिए, इसका ग्राफ क्या है? जब ईडी इन्फिनिटी है, मतलब ईडी अनंत है, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? एक्स अक्ष के समानांतर बनेगा, ठीक है। एक्स अक्ष के समांतर बनेगा, एक क्षैतिज रेखा बनेगी, ठीक है। सीधी एक क्षैतिज रेखा बनेगी एक्स अक्ष के समांतर। ओके, इसके बाद है अगला पूर्णतः विलोचदर मांग। पूर्णतः विलोचदर मांग कब होगा? जब कीमत में परिवर्तन के बावजूद मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता, मतलब मांग जो है ज़ीरो होता है, ईडी ज़ीरो के बराबर होता है, तब ऐसी वस्तु की मांग क्या होगी? पूर्णतः बेलोचदार होगी। जब देखिए ईडी जब ज़ीरो होता है तो जो इसकी मांग है पूर्णतः बेलोचदार होगी। देखिए, जब कीमत में परिवर्तन हुआ 20, 30, 40 रुपये बढ़ा, तो मांग में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, ठीक है। मांग उतनी ही है, 100 थी अभी भी और पहले भी 100 थी, ठीक है। तो कीमत बढ़े या घटे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मांग उतनी ही रहती है। तो ये पूर्णतः मांग, मतलब मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता, मांग ज़ीरो के बराबर होती है, तो वो क्या होता है? पूर्णतः बेलोचदार मांग, ठीक है। इसका ग्राफ कैसे बनेगा? इसका जो ग्राफ है, ठीक है, डी कैसे बनेगा? वाई अक्ष के क्या होगा? समांतर बनेगा, ठीक है। एक सीधी रेखा बनेगी जो कि वाई अक्ष के समांतर होगा। समझ में आया? चलिए, अगला है अधिक लोचदार मांग। अधिक लोचदार मांग कब होगा? जब मांगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से अधिक होता है, ठीक है। मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से अधिक होता है, यानी जो मात्रा है उसमें अधिक परिवर्तन हुआ कीमत से, तब क्या होगा? अधिक लोचदार मांग होगा, ठीक है। तब ऐसी वस्तु की मांग अधिक लोचदार होगी। इस स्थिति में ईडी जो है एक से अधिक होगा। अधिक लोचदार मांग चपटा होता है। देखिए, आप इस ग्राफ में देख सकते हैं, अधिक लोचदार जो मांग होता है वो अधिक चपटा होता है और इसका ढाल जो है एक्स अक्ष की ओर अधिक गिरा हुआ होता है, ठीक है। देखिए, इसमें जो 50, इसमें 20 से 10 हो गया, ठीक है। कीमत 20 से 10 हो गया और मांग जो है 100 से 200 हो गया, ठीक है। तो मांग में अधिक, कीमत में परिवर्तन हुआ तो मांग में अधिक परिवर्तन, कम, इसे 50%, ठीक है, इससे अधिक परिवर्तन हुआ तो इसे बोलेंगे अधिक लोचदार मांग, ठीक है। चलिए अगला करते हैं कम लोचदार मांग। जब मांगे मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से कम होता है, तब वस्तु की मांग क्या होती है? कम लोचदार होती है। देखिए, कीमत में परिवर्तन, मांग में परिवर्तन, कीमत में परिवर्तन से मांग में परिवर्तन कम होता है, ठीक है। इसमें परिवर्तन हुआ, इसमें परिवर्तन हुआ, कीमत में जितना ही परिवर्तन हुआ उससे मांग में परिवर्तन कम हुआ है, ठीक है, कम हुआ है, तो वो क्या हो जाएगा? कम लोचदार मांग। इस स्थिति में ईडी जो है एक से कम होगा, ठीक है। कम लोचदार मांग वक्र खड़ा होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं इस ग्राफ में, और इसका ढाल का झुकाव वाई अक्ष की ओर अधिक होता है, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसका जो झुकाव है वो वाई अक्ष की तरफ अधिक होता है, ठीक है। उसके बाद है इकाई लोचदार मांग। इकाई लोचदार मांग कब होगा? जब मांगी मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के बराबर होगा, ठीक है। 50% का इसमें भी परिवर्तन हुआ, 50% का इसमें भी परिवर्तन हुआ, ठीक है। तो ये बराबर हुआ है ना, तो ये क्या हो जाएगा? इकाई लोचदार मांग। तब एक वस्तु की मांग इकाई लोचदार होगी, ठीक है। इस स्थिति में क्या होगा? ईडी जो है एक के बराबर होगा और मांग वक्र को हम क्या कहेंगे? आयताकार परिवलय, यानी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। इस ग्राफ में आप देख सकते हैं, जब ईडी एक के बराबर होता है तो इकाई लोचदार मांग होती है और इसका ग्राफ जो है इस कर्व में बनता है, ठीक है, जिसे बोलेंगे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, ठीक है। इसको हम देख लेते हैं ज़रा ईडी के गुणांक को। तो देखिए,
पूर्णतः लोचदार मांग कब होगी? जब ईडी अनंत होगा। उसी कीमत पर ईडी जो है अनंत होगा, यानी मांग की लोच जो होगी अनंत होगी। ठीक है, उसी कीमत पर मांग अनंत होगा तो ईडी क्या हो जाएगा? इस क्या बोलेंगे? पूर्णतः लोचदार मांग। अब पूर्णतः बेलोचदार मांग कब होगी? जब ईडी 0 के बराबर होगा, यानी सभी कीमतों पर मांग समान रहेगी। अधिक लोचदार मांग कब होगा? जब ईडी 1 से अधिक होगा, मतलब मांग में परिवर्तन जो है कीमत में परिवर्तन से अधिक होगा। ठीक है, और कम लोचदार मांग कब होगा? जब ईडी 1 से छोटा होगा। मांग में जो प्रतिशत परिवर्तन होता है कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से क्या होता है? कम होता है। ठीक है, और इकाई लोचदार मांग क्या होगा? जब ईडी 1 के बराबर होगा, यानी मांग में प्रतिशत परिवर्तन कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के बराबर होता है। ठीक है, इसका ग्राफ देखिए कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ ईडी 0 के बराबर, ईडी 1 से छोटा, 1 के बराबर और 1 से बड़ा और 1 से और एक अनंत होगा। ठीक है, तो ये इसका ग्राफ इस तरीके से बनेगा। चलिए अगले टॉपिक है हमारा मांग की कीमत लोच को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, मांग की कीमत लोच को प्रभावित करने वाले अनेक कारक हैं, जिसमें से पहला कारक है वस्तु की कीमत, वस्तु की प्रकृति। ठीक है, एक वस्तु की मांग की लोच उसकी प्रकृति से भी प्रभावित होती है। एक वस्तु एक व्यक्ति के लिए अनिवार्य, आरामदायक या विलासिता की भी हो सकती है ना। जब वो अनिवार्य वस्तु होगी, जब एक वस्तु अनिवार्य वस्तु होगी, जैसे अनाज हो गया, सब्जी, दवाई आदि, तो उसकी मांग क्या होगी? बेलोचदार होगी। ठीक है, क्योंकि ये मानव के अस्तित्व के लिए आवश्यक होता है और इसकी मांग कीमत में परिवर्तन के साथ अधिक परिवर्तित नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद है जब एक वस्तु आरामदायक वस्तु होगी, ठीक है, जैसे पंखा, फ्रिज आदि, तो इसकी मांग क्या हो जाएगी? लोचदार होगी, क्योंकि उपभोक्ता इसके उपभोग को स्थगित कर सकता है। ठीक है, और तीसरा पॉइंट है कि विलासिता की अगर वस्तु होगी, जैसे एसी, डीवीडी प्लेयर आदि, तो इसकी मांग क्या होगी? आरामदायक वस्तु की अपेक्षा अधिक लोचदार होगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट है स्थानापन्न की उपलब्धता। स्थानापन्न की उपलब्धता, बहुत बड़ी संख्या में स्थानापन्न होने वाली किसी वस्तु की मांग अधिक लोचदार होगी, क्योंकि इसकी कीमत में हल्की सी भी वृद्धि क्रेताओं को अधिक स्थानापन्न वस्तु के लिए प्रेरित कर सकती है। देखिए, जैसे कि हमने पेप्सी की कीमत अगर बढ़ गई तो जो उपभोक्ता है, क्रेता है, वो क्या करेंगे? कोक को अधिक खरीदेंगे। ठीक है, उसके बाद है आय स्तर। किसी वस्तु की मांग की लोच के व्यक्तियों की अपेक्षा उच्च स्तर के व्यक्ति के लिए कम होती है। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अमीर व्यक्ति बहुत वस्तु में कीमतों के परिवर्तन से अधिक प्रभावित नहीं होते हैं। ठीक है, लेकिन जो गरीब व्यक्ति हो वो वस्तु में कीमत में परिवर्तन हुआ तो उससे अधिक प्रभावित होंगे। उसके बाद है हमारा अगला टॉपिक उपभोग को स्थगित करना। बिस्कुट, कोको कोला आदि जैसे वस्तुएं जिनकी मांग बहुत ज़रूरी नहीं है, ऊंची लोचदार मांग की होती है। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट है विविध प्रयोग। यदि वस्तु के कई प्रयोग संभव हो तब उसकी मांग लोचदार होती है। जब ऐसी एक वस्तु की कीमत बढ़ती है तब सामान्यतः इसे अधिक ज़रूरी प्रयोग में उपयोग किया जाता है और इसके कारण इसकी मांग गिर जाती है। उसके बाद कुल व्यय में हिस्सा। एक विशेष वस्तु की मांग की लोच उस पर व्यय किया गया उपभोक्ता की आय का हिस्सा भी प्रभावित करता है। अगर वस्तु पर आय का बड़ा हिस्सा व्यय किया जाता है तो उस वस्तु की मांग क्या हो जाएगी? लोचदार होगी। जैसे नमक हो गया, सुई, साबुन, माचिस, ये सब वस्तुएं मांग की ये सब वस्तु क्या होगी? मांग की बेलोचदार मांग होगी। ठीक है, क्योंकि उपभोक्ता इन वस्तुओं पर अपनी आय का छोटा सा हिस्सा व्यय करता है। जब इन वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन भी होता है तब भी उपभोक्ता इन वस्तुओं की उपभोग जो है उतनी ही मात्रा में करते हैं। ठीक है, उतना ही खरीदता है। उसके बाद है समय अवधि। ठीक है, मांग की कीमत लोच हमेशा एक समय अवधि से संबंधित होती है।
यह एक दिन, एक सप्ताह या एक वर्ष या कई वर्ष की अवधि भी हो सकती है। मांग की लोच समय अवधि के साथ प्रत्यक्ष रूप से परिवर्तित होती रहती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उपभोक्ता के लिए अल्पकाल में अपनी आदतों को बदलना मुश्किल होता है। उसके बाद है आदतें। वह वस्तु जो उपभोक्ता के लिए आदत बन जाती है कम लोच दर वाली होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऐसी वस्तु उपभोक्ता के लिए आवश्यकता बन जाती है और इस कारण कीमत बढ़ने पर भी इसे खरीदता जाता है, जैसे शराब हो गया, तंबाकू या सिगरेट, ये सब आदि। ठीक है, तो ये था इस वीडियो में इतना ही। ये चैप्टर फिनिश होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।